आज बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने कैद में रहने के बावजूद 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख ली और जानेंगे कि कैसे हम इस लॉकडाउन के कैद में रहने के बावजूद अपनी स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। Hey everyone, what good you guys? नमस्कार, my name is आदर्श and welcome back to Spoken Valley. Spoken Valley एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर आप सिर्फ 2 से 3 महीने में ना ही अपनी स्पोकन इंग्लिश बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बट कैसे, जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइए और हमारा फ्री डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और इसका नाम है दी बेट, जिसको लिखा है एंटोन चेखव ने। ये स्टोरी मैंने क्लास 10th में पढ़ी थी, बट लॉकडाउन में जब मैंने इस स्टोरी को फिर से पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया था कि इस लॉकडाउन को मुझे किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी कहानी शुरू होती है एक पार्टी से और इस पार्टी का होस्ट है हमारा पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टोनी, एक रिच और सक्सेसफुल बैंकर जो पूरे शहर में अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स, वेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। हाल ही में टोनी ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था जिसका उसे बहुत बड़ा रिटर्न मिला है और इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए उसने यह पार्टी दी है। पार्टी में शहर के बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, मेयर से लेकर जर्नलिस्ट तक, प्रोफेसर से लेकर लॉयर तक, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ 4 लोग जुटते हैं वहाँ बातें तो होती ही हैं। इसी तरह बातों ही बातों में एक बहस शुरू हो गई, क्या कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा क्रूअल है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी अकाल कारावास। हर किसी का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा क्रूर, ज़्यादा निर्दयी, ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट है। यह सुनकर दूर खड़ा टोनी बोल पड़ता है कि मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। मैंने ना ही कैपिटल पनिशमेंट एक्सपीरियंस किया है, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पर मेरा मानना है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सामने कैपिटल पनिशमेंट एक ईजी सज़ा है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट में इंसान को एक बार ही मरना पड़ता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो हर रोज़ मरता है। इस बात को सुनकर एक 25 साल का यंग लॉयर और हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टीव बोल पड़ता है कि एक्सपीरियंस तो मैंने भी नहीं किया है, बट अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं आजीवन कैद में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि फांसी पे चढ़ जाना, क्योंकि इस तरह से कम मैं जिंदा तो रहूँगा और मेरे हिसाब से ज़िंदा रहना मरने से तो अच्छा ही है। इस बात को सुनकर टोनी गुस्से में आकर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यहाँ पर सबके सामने 15 करोड़ की शर्त लगा सकता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी क्या सिर्फ 5 साल भी कैद में नहीं रह सकते हो। जिसको सुनकर स्टीव बोलता है कि अगर आप वाकई में सीरियस हो और आप मजाक नहीं कर रहे हो तो 5 साल तो छोटी बात है, मैं 15 साल कैद में रह सकता हूँ। टोनी बोलता है तो ठीक है, फिर लगी शर्त। स्टीव कहता है कि ठीक है, आप अपने 15 करोड़ रुपए लगाओ और मैं अपने जीवन के 15 साल। और इसी तरह एक छोटी सी बहस इतना बड़ा रूप ले लेती है। शर्त के अनुसार स्टीव बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकता है, ना वह किसी से मिल सकता है, ना किसी को देख सकता है, ना बाहर से कोई न्यूज़पेपर या लेटर रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर वह चाहे तो टोनी को सिर्फ एक लेटर लिख के किसी भी क्वांटिटी में अपने पसंद की कोई भी बुक मंगवा सकता है, वाइन मंगवा सकता है, टोबैको स्मोक कर सकता है और अपने पसंद का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने सेल में लगवा सकता है। पर शर्त में ये भी लिखा होता है कि अगर स्टीव अपने समय से सिर्फ 10 मिनट पहले भी कैद छोड़कर निकल जाता है तो वह उस 15 करोड़ का हकदार नहीं रह जाएगा। उस समय किसको पता था कि यही टर्म्स और कंडीशंस आगे जाकर इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेंगे। सारा अरेंजमेंट कर दिया जाता है और स्टीव को टोनी के घर के उस कोने में डाल दिया जाता है जहां 5 सालों में कोई भी नहीं गया है। पहला साल स्टीव के लिए बहुत ही कठिन होता है। शुरू के 3-4 महीने तो वह सिर्फ अपने बिस्तर पे पड़ा रहता, ना ज़्यादा कुछ खाता ना पीता, ज़्यादातर समय खुद से ही बातें करता, कभी खुद को गालियाँ देता तो कभी कोने में बैठकर रोता रहता और अपने कमरे में लगे उस छोटे से जंगले को दिनों रात देखता रहता। रात में बैठकर खुद को ही लेटर्स लिखता और सुबह होते ही उन लेटर्स को फाड़ देता। वह पूरी तरह से डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार हो चुका था। बाहर देखने वालों को लग रहा था कि स्टीव ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और स्टीव के मन में भी हमेशा यह बात आती थी कि क्या यहाँ आकर उसने सही किया, क्या उसने यह डिसीजन जोश में आकर लिया, गुस्से में आकर लिया या फिर लालच में आकर। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है, दूसरा साल शुरू हो जाता है और दूसरा साल शुरू होते ही ना जाने ऐसा क्या चमत्कार होता है,
स्टीव को ऐसा क्या फितूर चढ़ जाता है कि वह दिनों रात बैठ के सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। उसे न दिन दिखता, न रात दिखती, न भूख महसूस होती, न प्यास। स्टीव के बुक्स की डिमांड भी बिल्कुल डाइवर्स थी। वह कभी फिलॉसफी की बुक पढ़ता तो कभी हिस्ट्री की, कभी शेक्सपियर की बुक मांगता तो कभी मार्क ट्वेन की। वह कभी साइंस की बुक लेकर बैठ जाता तो कभी बिजनेस या पॉलिटिक्स की। ऐसे करते करते 4 और साल बीत गए और मात्र 4 साल में ऋषि ने 600 बुक्स पढ़ ली, अलग अलग लैंग्वेजेस की, अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग जॉनरा की। और 5 साल पूरे होने पे स्टीव ने टोनी को एक लेटर लिखा। मेरे प्यारे जेलर, मैंने यह लेटर 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी है। आप इन सारे लेटर्स को उनके लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पास ले जाना और इसको चेक कराना, और अगर इसमें कोई भी गलती ना मिले तो बाहर बागीचे में निकल के एक गोली शूट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। टोनी ने वैसा ही किया। उसने उन सारे लेटर्स को उसके लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पास लेकर गया और उसको चेक कराया। उन लेटर्स में कोई भी गलतियां नहीं निकली, बल्कि उन एक्सपर्ट्स ने टोनी को यह बताया कि यह किसी नॉर्मल इंसान का लिखा हुआ लेटर नहीं है, क्योंकि इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। यह जानकर टोनी बिल्कुल हैरान रह जाता है। और फिर टोनी ने अपने बागीचे में निकलकर एक नहीं बल्कि 6 गोलियां शूट की, जस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट स्टीव डिड इन दोस 5 years। ये हमारी स्टोरी का पहला पार्ट था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मेरे कहने का मतलब है कि वो कौन सा ऐसा टर्म और कंडीशन था उस एग्रीमेंट में जो हमारी स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। क्या ऋषि अपने पूरे 15 साल कंप्लीट करता है? क्या बैंकर उसको 15 साल कंप्लीट करने के बाद पैसे देता है? तो जानने के लिए पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा। पर अभी के लिए जानते हैं कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो पूरी स्टोरी में हमें 5 लेसन मिलता है और यहाँ तक की स्टोरी में हम 2 लेसन सीखते हैं। तो द फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट परसुइंग नॉलेज एंड गेटिंग बेटर इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम। हिंदी में कहूँ तो अपने समय को नई चीज़ें सीखने में लगाना और खुद को बेहतर बनाने में लगाना उस समय का सबसे सही तरीके से यूटिलाइज करना है। हम अपने समय को 3 तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो हम अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं नई चीज़ें सीखने में, या तो हम अपने समय को स्पेंड करते हैं नई मेमोरीज बनाने में, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, या तो हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं जिसमें ना हम कोई अच्छी मेमोरी बनाते हैं और ना ही कुछ नया सीखते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 50% फ्री टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और 50% फ्री टाइम को स्पेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम समय वेस्ट करें। और अगर आपको वाकई में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश को ग्रूम करना है तो हमारा प्लेटफॉर्म एक बार ज़रूर चेक करिए और हमारे वेबसाइट पर विजिट करके अपना फ्री डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करिए। द सेकेंड लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज़ दैट नेवर टेक अ डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री। हम कई बार गुस्से में आकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं या ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको बाद में हम जाके ज़रूर रिग्रेट करते हैं। तो इस स्टोरी से हम ये भी सीखते हैं कि हम कभी भी अगर गुस्से में आकर के कोई डिसीजन लेंगे या किसी को कुछ बोल देंगे तो आगे जाकर के हम ज़रूर उस चीज़ को लेकर पछताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि क्या आप कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के। और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।